Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Guys, today we will be discussing a theory that is called principle of reciprocal demand. So, this particular lecture will be focusing on this particular theory. So, let's start this topic. What you will be learning after attending this particular online class? First of all, we will be discussing the principle of reciprocal demand, what are its assumptions, what are its characteristics. Then I will be explaining this particular theory in detail, this model in detail, and then diagrammatic illustration will be there. We will be showing in diagram also how term of trade is determined, and ultimately we will be criticizing this particular model. So be with me. Let's start the topic. So first of all, what is the meaning of principle of reciprocal demand, which is also known as offer curve analysis? So principle of reciprocal demand, this particular principle for determining the terms of trade was developed by J.S. Mill in his book Principles of Political Economy in 1948. तो इसमें ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कह रहा है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो कैसे डिसाइड होगी, हाउ यू विल बी डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड. एक्चुअली हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए जो कमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड लास्ट लेक्चर में किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड फार्मूला. तो हाउ इट विल बी डिसाइडेड कि एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस दोनों आपस में कहाँ डिटरमाइन होंगे, तो कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगा, हाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड्स आर डिटरमाइंड, ये हम इस पर्टिकुलर मॉडल में सीखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटरमाइन कैसे होगा, बड़ा ही सिंपल इसका कंसेप्ट है, दैट इज रेसिप्रोकल डिमांड. अगर आप देखेंगे तो यहां भी रेसिप्रोकल डिमांड का प्रिंसिपल लग रहा है. तो राइटर क्या कह रहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिसाइड होंगी, हाउ यू विल बी डिटरमाइनिंग द पॉइंट. सो हाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी डिटरमाइंड, कि कैसे डिसाइड होगा कि इंपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइस कहां पे जाकर के रुकेंगे. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कैसे डिटरमाइन होगा, इट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड. रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट. तो जब दो कंट्रीज आपस में डील कर रही हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, तो इन दोनों का आपस में टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिसाइड होगा, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ए के प्रोडक्ट की बी कंट्री में क्या डिमांड है और बी प्रोडक्ट की ए कंट्री में क्या डिमांड है. मान लो ए कोई गुड बेच रहा है जो बी कंट्री को चाहिए और बी कोई आइटम बेच रहा है जो ए कंट्री को चाहिए, तो कैसे डिसाइड होगा कि कितनी क्वांटिटी इन दोनों कंट्रीज में आपस में एक्सचेंज होंगी. तो इंपोर्ट इज एक्सपोर्ट के बराबर होता है. तो कितनी आइटम आप लोग एक्सपोर्ट करोगे, कितनी इंपोर्ट करोगे, वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि ए कंट्री के जो गुड है उसकी बी कंट्री के अंदर क्या डिमांड है और बी कंट्री जो गुड बेच रही है उसकी ए कंट्री में क्या डिमांड है. एक दूसरे की डिमांड आपस में टकराएंगी एंड देयर विल बी ए इंटरसेक्शन. तो जहां पे ये टकराएंगी उस पॉइंट के ऊपर डिसाइड हो जाएगा डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे. आगे पूरे का पूरा एक प्रोसेस है. तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड. प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड क्या कह रहा है, इट टेल्स अस द पॉइंट एट विच टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड, हाउ दे आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड ऑफ टू कंट्रीज. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड में राइटर क्या कह रहा है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कैसे डिसाइड होंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड. वी विल बी डिटरमाइनिंग द ए पर्टिकुलर पॉइंट वेयर एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्वांटिटी एंड इंपोर्ट क्वांटिटी विल बी डिसाइडेड. तो इसके बाद में, इससे पहले जब ये J.S. मिल ने ये हमें समझाया था कि ये कैसे होगा, उसके बाद में ए मार्शल और एजवर्थ ने इसको
डायग्रामेटिकली समझाया है, डायग्राम बना करके आपको समझाया है, दैट इज कॉल्ड ऑफर कर्व टेक्निक। तो दो टेक्निक हमारे पास हैं, एक तो जेएस मिल का एक्सप्लेनेशन और दूसरा ऑफर कर्व टेक्निक, जिसमें हम डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे डिसाइड होगा कि क्या कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगी दो कंट्रीज के बीच में। सो द ऑफर कर्व जो बनाएंगे, जो ए मार्शल और एजवर्थ ने जो ऑफर कर्व बनाया है, वो बताएगा आपको कि टर्म ऑफ ट्रेड कैसे डिटरमाइन होगा बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वही आगे हम बनाएंगे उस कर्व को। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कसिंग द अजम्पशंस। तो इस थ्योरी के अजम्पशंस चेक कर लेते हैं। आपको जब भी कोई थ्योरी आप प्रूव करते हो, कोई भी मॉडल आप लगाते हो, तो उसमें कुछ अजम्पशंस लेके चलते हो। तो सबसे पहले अजम्पशंस ये है कि इसमें हम लोग 2:2 मॉडल लेके चलेंगे। वी विल बी टेकिंग ओनली 2 कंट्रीज एंड डीलिंग विद ओनली 2 गुड्स। तो 2 कंट्रीज होंगी, सिर्फ ए और बी कंट्री होंगी, और ए और बी 2 गुड्स में डील करेंगी। ए अगर व्हीट में डील कर रहा है तो बी राइस में डील करेगा। तो 2 कंट्री हो गई ए और बी, और 2 गुड्स हो गए व्हीट एंड राइस। तो वी विल बी जस्ट टेकिंग 2:2 मॉडल। दूसरी बात ये है, दूसरी अजम्पशन ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि दोनों कंट्रीज के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, दोनों कंट्रीज के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं है, इनकम दोनों की सेम है, इनकम लेवल दोनों सेम है दोनों कंट्रीज के। बोथ कंट्रीज आर इक्वल इन साइज, ये भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों कंट्रीज का साइज जो है वो इक्वल है। उसके बाद की अजम्पशन ये है कि ये मान के चलेंगे कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ द मार्केट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। परफेक्ट कंपटीशन का आपको पता होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर फॉरेन ट्रेड इज बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड है, कोई भी टैरिफ नहीं है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कुछ नहीं है, फ्री ट्रेड होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, कोई टैक्स नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। एंड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होल्ड्स गुड। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की जो थ्योरी थी, जो हमने पहले किया था डिस्कस, कि अगर मान लो एक कंट्री 2 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, तो जो प्रोडक्ट कंपनी अच्छा बना सकती है उसको बनाएगी, जिस प्रोडक्ट को आप कंपैरेटिवली कॉस्ट ज्यादा आ रही है उसको आप दूसरी कंट्री से लोगे। तो इसका यही एग्जांपल है कि इंडिया मान लो राइस और व्हीट दोनों बना सकता है, बट अगर व्हीट उसको महंगा पड़ रहा है तो वो व्हीट नहीं बनाएगा, वो राइस बनाएगा। तो कंपैरेटिव कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है, तो जिसमें कॉस्ट आपको ज्यादा आ रही है, जिसमें डिसएडवांटेज ज्यादा है, वो आप नहीं बनाओगे, वो आप दूसरी कंट्री से ले लोगे। सो दीज आर सम ऑफ द assumptions. Now we will be discussing characteristics of the model, कि इस मॉडल की खास बातें क्या हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, जो टर्म ऑफ ट्रेड है, हम जो बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कॉस्ट से डिसाइड नहीं होता है कि एक्सपोर्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, इंपोर्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। तो राइटर क्या कह रहा है कि ये तो चलो जरूरी होते ही होते हैं, इसके साथ साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है रेसिप्रोकल डिमांड से। ये इसका मेन कहना है। तो रेसिप्रोकल डिमांड का क्या मीनिंग है कि ए कंट्री जो है, इसके गुड्स की बी कंट्री में क्या डिमांड है, और बी कंट्रीज के जो गुड्स हैं उसकी ए कंट्री के अंदर क्या डिमांड है। तो ये दोनों डिमांड आपस में जब टकराएंगी, डिमांड सप्लाई का खेल चलेगा, सप्लाई का नहीं, सिर्फ डिमांड का खेल चलेगा, सप्लाई को इसमें इग्नोर किया गया है। तो दोनों की डिमांड जब आपस में इक्वल हो जाएंगी, तब जाकर के कहीं पॉइंट वो बनेगा। तो इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर हम लोग ना सिर्फ कॉस्ट को देखेंगे बल्कि डिमांड को भी देखा जाएगा। क्लियर? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को जो हम बात कर रहे हैं वो, उसका मतलब है बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है कि इसमें हम लोग प्राइस की बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी की, कि आप लोग कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट की आपको मिल रही है, कितनी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो क्वांटिटी, और इंपोर्ट की क्वांटिटी आपको कितनी रिसीव हो रही है। जहां पर ये दोनों क्वांटिटी आपस में मिल जाएंगी, वहां पे आपका टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड होगा। तो इसमें हम लोग बार्टर सिस्टम लेके चल रहे हैं, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु आपको मिल रही है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि हम क्वांटिटी को लेकर चलेंगे, इसमें प्राइस को लेकर नहीं चलेंगे। ओके, सो टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर आपको कितना फायदा हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, ये
हर एक कंट्री को कितना गेन हो रहा है वो डिटरमाइन कैसे होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड के थ्रू, कि आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है या एक्सपोर्ट की आइटम ज्यादा मिल रही हैं, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड में आपको पता लग जाएगा। सो इसमें आप लिमिट डिसाइड करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको लिमिट्स मिल जाएंगी विद इन विच टर्म्स ऑफ ट्रेड आर सेटल्ड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो लिमिट आपको कैसे डिसाइड होंगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा, और उसी लिमिट के अंदर आप जो है अपना टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड करेंगे। एंड वो कैसे डिसाइड होगी लिमिट, ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमेस्टिक कॉस्ट, कि राइस की कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है अपनी कंट्री के अंदर, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि व्हीट कितना आपको बाहर से मिलेगा। और ये जो दो लिमिट आप डिसाइड करोगे, इन दोनों के बीच में ही एक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होगा बाय द रेसिप्रोकल डिमांड। तो सबसे पहले तो हम लोग लिमिट डिसाइड करेंगे कि कितने राइस के बदले में आप कितना व्हीट लोगे, मैक्सिमम कितना लोगे और मिनिमम कितना लोगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम और मिनिमम, ये डिपेंड करता है रेसिप्रोकल डिमांड के ऊपर। तो पहले हम लोग राइस और व्हीट की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम उन्हीं में से बीच में से कहीं एक पॉइंट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। क्लियर? तो चलिए आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, रेसिप्रोकल डिमांड को समझने के लिए, इस पूरे प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें रेसिप्रोकल डिमांड को समझना पड़ेगा। व्हाट इज रेसिप्रोकल डिमांड? तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं टू कंट्रीज का और टू प्रोडक्ट का, क्योंकि एजम्पशन में हमने यही किया था कि ये 2:2 मॉडल है, दो कंट्री होंगी और दो उनके गुड्स होंगे। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया और नेपाल का। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना, इंडिया और नेपाल का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, दो कंट्री हैं और दो प्रोडक्ट हम क्या लेके चल रहे हैं, राइस और व्हीट। क्लियर? तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया राइस भी बना सकता है और व्हीट भी बना सकता है, और इनका जो कॉस्ट रेशियो आया है वो 1:1 आया है कि आप 1 एकड़ के अंदर या तो 1 यूनिट राइस उगा लो या 1 यूनिट व्हीट उगा लो। अगर नेपाल की बात करें तो इसका जो कॉस्ट रेशियो आया है वो 1:2 आया है कि 1 एकड़ के ऊपर, अगर फैक्टर की बात करें तो 1 एकड़ के ऊपर या 1 यूनिट जो है वो राइस बना सकता है और 2 यूनिट वो उसी एकड़ के ऊपर व्हीट बना सकते हैं। तो अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल को किसमें फायदा है, व्हीट बनाने में फायदा है, क्योंकि वो 2 यूनिट व्हीट बना सकता है 1 एकड़ के ऊपर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को कोई फर्क नहीं है, चाहे राइस बना लो चाहे व्हीट बना लो, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। बट अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया को राइस में ज्यादा है। राइस बनाना इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ भी। तो अब देखो, बात क्लियर हो गई है कि नेपाल तो बनाएगा व्हीट, तब उसको फायदा है, और इधर इंडिया बनाएगा राइस। इंडिया बनाएगा राइस, नेपाल बनाएगा व्हीट, तब ये दोनों आपस में डील करेंगे। तो अब रेसिप्रोकल डिमांड कहां से आएगी? अब हम एक बार पहले ये देख लेते हैं कि दोनों को फायदा किसमें है। देखिए, इंडिया को फायदा किसमें होगा, जब इंटरनेशनल ट्रेड वो नेपाल के साथ करेगा। अगर इसको 1 यूनिट राइस बना रहा है इंडिया, तो इंडिया अगर नेपाल से व्हीट लेता है तो कितना लेना चाहिए? अगर 1 यूनिट राइस के बदले में 1 यूनिट व्हीट मिल रहा है, फिर तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि वो तो हम इंडिया में बना लेंगे। इंडिया में भी तो 1:1 रेशियो है ना, तो इंडिया को तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इंडिया को कब फायदा होगा, इंडिया को कब गेन होगा? इंडिया विल बी गेनिंग अगर 1 यूनिट राइस के बदले में मोर देन 1 यूनिट आपको व्हीट मिलता है तो। क्लियर है? सिमिलरली नेपाल को कब फायदा होगा, क्योंकि नेपाल जो है वो 1:2 रेशो आ रहा था उसका, राइस 1 और व्हीट 2 रेशो। तो नेपाल व्हीट का एक्सपोर्ट करेगा और राइस लेगा इंडिया से। तो नेपाल को कब फायदा होगा, जब उसको 2 यूनिट ऑफ व्हीट के बदले में 1 से ज्यादा यूनिट राइस की मिलती है, तभी फायदा है ना उसको। या फिर यूं कह लो कि अगर उसको लेस देन 2 यूनिट व्हीट के बदले में 1 यूनिट राइस की मिल जाती है। क्योंकि अगर आप ये कहो कि सर 2 यूनिट व्हीट के बदले में 1 यूनिट राइस मिल जाए, वो तो घर पे उगा लेगा, उसको क्या दिक्कत है। तो उसको तभी फायदा है जब 2 यूनिट व्हीट के बदले में उसको 1 यूनिट से ज्यादा राइस मिलता है, या फिर
2 वीट से कम देने पे उसको 1 यूनिट ऑफ राइस मिलता है। तो दोनों की कंडीशन क्लियर है। तो इंडिया जो है वो राइस बना रहा है, नेपाल जो है वो वीट बना रहा है। इन दोनों ने अब डिसाइड करना है कि इन दोनों की डिमांड क्या है। इंडिया के राइस की नेपाल के अंदर क्या डिमांड है और नेपाल के वीट की इंडिया के अंदर क्या डिमांड है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि 2 नेशन जब 2 प्रोडक्ट को लेके चलते हैं तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं बना रहा, इंडिया फिर राइस ही बनाएगा सारे का सारा। तो इंडिया के पास वीट नहीं है, बट इंडिया के लोगों को वीट चाहिए। तो इंडिया के अंदर वीट की कितनी डिमांड है और नेपाल के अंदर, क्योंकि राइस नहीं होता, वीट ही वीट बना रहा है नेपाल, तो नेपाल के अंदर इंडिया के राइस की कितनी डिमांड है। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल डिमांड। अब बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कैसे डिसाइड होगा। अब हमें पता लग गया कि इंडिया जो है वो राइस बनाएगा और नेपाल जो है वो वीट बनाएगा। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा कि कितनी आपको राइस बेचनी है और कितना आपने वीट लेना है। तो ये डिसाइड होगा रेसिप्रोकल डिमांड के बेस पे। तो रेसिप्रोकल डिमांड के अंदर हम ये देखा जाता है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हम देख रहे हैं रेसिप्रोकल डिमांड के अंदर, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो डिमांड है फॉरेन के अंदर वो कितनी इलास्टिक है या कितनी इन इलास्टिक है, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। अब देखो, इंडिया को राइस बेचना है और इंडिया को वीट चाहिए, क्लियर। तो अगर इंडिया की डिमांड जो है वीट की इन इलास्टिक है, इंडिया को वीट चाहिए क्योंकि इंडिया वीट उगाता नहीं है, तो इंडिया की जो डिमांड है वीट के लिए अगर वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आपकी डिमांड उतनी ही बनी रहेगी, तो इसका मतलब इंडिया को नुकसान है इसमें, क्योंकि उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। तो चाहे कुछ भी होता रहे, प्राइस कम हो ज्यादा हो, वो उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसको उतनी डिमांड तो चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इंडिया 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकता है, 1.1 या 1.2 यूनिट ऑफ वीट ले सकता है बस। हालांकि मिल 2 सकते हैं, 2 वीट यूनिट मिल सकती है उसको, क्योंकि नेपाल 2 वीट यूनिट बना रहा है 1 यूनिट राइस के बदले में। बट क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड बहुत कम इलास्टिक है, तो वीट की रिक्वायरमेंट तो इंडिया को रहेगी, प्राइस चाहे कम हो जाए ज्यादा हो जाए डिमांड उतनी ही बनी रहेगी। तो इंडिया के हाथ फंसे हुए हैं, तो इसलिए इंडिया मैक्सिमम क्या कर सकता है, 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.1 या 1.2 यूनिट ऑफ वीट ले सकता है। बट अगर वीट की डिमांड जो है वो इलास्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है उस डिमांड की वीट के लिए, जैसे ही प्राइस कम ज्यादा होगा बहुत ज्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो अब इंडिया थोड़ा सा पावर में है, तो 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले में इंडिया को क्या मिल जाएगा, 1.7 से लेकर के 1.8 यूनिट ऑफ राइस मिल सकते हैं। दैट इज द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। अब दूसरी बात करते हैं राइस की। राइस की डिमांड क्या है नेपाल के अंदर, इन नेपाल, नेपाल के अंदर राइस की अगर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब डिमांड इसकी रहेगी रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये तो नेपाल के लिए फायदेमंद नहीं है। तो नेपाल मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकता है, 2 यूनिट ऑफ वीट के बदले में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.1 या 1.2 यूनिट ऑफ राइस ले सकता है बस। और अगर ये डिमांड इलास्टिक होती, नेपाल के अंदर राइस की डिमांड अगर इलास्टिक होती, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा बाकी फैक्टर्स के अंदर प्राइस के अंदर, तो डिमांड उसकी काफी फ्लक्चुएट होगी, तब नेपाल के लिए अच्छी बात होगी। तो नेपाल क्या कर सकता है, 2 यूनिट ऑफ वीट के बदले में क्या ले सकता है, 1.7 से लेकर के 1.8 यूनिट ऑफ राइस ले सकते हैं। तो इस तरह से दोनों के हाथ फंसे हुए हैं, ये डिपेंड करता है उनकी डिमांड के ऊपर। तो अगर नेपाल के अंदर राइस की डिमांड जो है वो कम इलास्टिक है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा इंडिया से कि मोर देन 1 यूनिट ऑफ राइस उसको मिल जाए अगेंस्ट 2 यूनिट ऑफ वीट। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे सेटल होंगे, इन दोनों लिमिट के अंदर। लिमिट क्या है, 1.1 से 1.2, 1.7 से 1.8 यूनिट। तो ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड का डिसाइड करने का
तरीका है अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल डिमांड प्रिंसिपल। अब इसको हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन से। डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन कैसे होगा, इसमें हम एक शेड्यूल बनाएंगे। तो ये किसने दिया था डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन? ऑफर कर्व एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, ये मार्शल और एजवर्थ ने दिया है, मार्शल एंड एजवर्थ। तो इन्होंने ये शो किया है कि कैसे आप डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से, डिमांड और सप्लाई जहां पे आपकी कट करेंगी एक दूसरे को कर्व के अंदर, उससे आप इसको शो कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑफर कर्व एनालिसिस। सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगा। तो ऑफर कर्व एक कंट्री का आपको बताएगा कि एक कमोडिटी जो है वो दूसरी कमोडिटी के साथ किस लेवल के ऊपर डील होंगी। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये आपका ट्रेड प्रोपेंसिटी ऑफ इंडिया है। राइस जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वीट जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इनका रेशियो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया जो है वो तो इस टेबल के अंदर अगर आप देख सकते हो तो राइस जो है वो एक्सपोर्टेबल आइटम है। इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता है और इंडिया वीट बनाता नहीं है, वो नेपाल से लेता है। तो इंडिया और नेपाल का हम लोग ट्रेड प्रोपेंसिटी देख रहे हैं इंडिया के लिए, और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा। देखिए इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि वो राइस बना सकता है, और ये कंप्लीटली राइस के अंदर स्पेशलाइजेशन है इसका। और वीट जो है वो इसको सारे का सारा कहां से मिलेगा? नेपाल से। तो नेपाल जो है टोटली वीट बनाता है और राइस नहीं बनाता। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया जो है स्टार्टिंग के अंदर जब उसको देखिए, स्टार्टिंग के अंदर जब इंडिया के पास बिल्कुल भी वीट नहीं है तो वो 50 यूनिट राइस की देने के लिए तैयार है। कितनी यूनिट के बदले में? वीट की 10 यूनिट के बदले में। तो ये कितना रेशो हो गया? 5:1 कि आप राइस की 50 यूनिट देने के लिए रेडी हो अगर आपको सिर्फ वीट की 10 यूनिट्स मिल जाए, तो 5 गुना आप देने के लिए तैयार हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो नेपाल के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है अगर उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशियो कितना है? 5:1। दूसरा, जो आप ज्यादा वीट का यूज करोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो अब आप 20 यूनिट के लिए 100 यूनिट नहीं दोगे बल्कि 80 यूनिट्स दोगे। तो अब 4:1 हो गया। फिर जो आप ज्यादा वीट का यूज करोगे तो आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, उसके लिए फिर आप और कम राइस का यूनिट देने के लिए तैयार हो। अब 3:1 हो गया। कहां पे आप 5 गुना दे रहे थे, कहां आप 3 गुना दे रहे थे। यूं करते करते आप 200 पे पहुंच गए हो। तो अब आपका क्या हो गया? 1:1 रेशियो हो गया। आप वीट की 200 यूनिट के लिए 200 यूनिट ऑफ राइस ही देने को तैयार हो, इससे आगे आप नहीं जा रहे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती चली जाएगी वीट की, आप कम से कम प्राइस देते चले जाओगे वीट का इन टर्म्स ऑफ राइस। क्लियर? सो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को टेबल, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको अगर ग्राफ में डाल दें तो हमें ऑफर कर्व मिल जाएगा। तो कैसे ऑफर कर्व मिल जाएगा? ये आपका ऑफर कर्व है। दिस इज द ऑफर कर्व ऑफ फॉर इंडिया। तो राइस जो है वो हमें यहाँ एक्सपोर्टेबल आइटम है, यहाँ पे हमने शो कर दिया राइस को, और वीट जो है वो आपकी इंपोर्टेबल आइटम है, वो हमने यहाँ शो कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो आप स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 50 यूनिट्स ऑफ राइस के लिए आप कितनी वो दे रहे हो? 10 यूनिट्स ऑफ राइस आप दे रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 10 यूनिट्स ऑफ राइस है, यहाँ 10, ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर आप 80 यूनिट्स ऑफ राइस के लिए 20 यूनिट्स ऑफ वीट देने को तैयार थे। फिर आप 120 यूनिट्स ऑफ राइस के बदले में 40 यूनिट्स ऑफ वीट देने को ये तैयार थे, और अल्टीमेटली आप 150 और फिर 200, यहाँ पे ये आपका 200 है। 200 यूनिट ऑफ राइस इज इक्वल टू 200 यूनिट ऑफ आपका वीट। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको जब आप कर्व में डालोगे तो ये आपका यू कर्व बन जाएगा। क्लियर है? तो पॉइंट जो आपके ए बी सी डी और ई जो पॉइंट है वो शो कर रहे हैं 5 सेट ऑफ ऑफर्स कि आप कितने पे कितना दे रहे हो। ये जो ई पॉइंट है जहां पे आपका 200 यूनिट ऑफ राइस एंड 200 यूनिट ऑफ वीट आ रहा है, ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर?
तो यहाँ पे ये जो आपका O1 है, OI, ये आपका कर्व है। ये जो कर्व है आपका नॉन लीनियर कर्व है और अपवर्ड स्लोप कर रहा है। इसका मतलब इंडिया की जो डिजायर बता रहा है नेपाल के साथ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के लिए। अप टू पॉइंट ई जो है ये आपका ई पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ई पॉइंट है। इस पॉइंट तक पॉजिटिव है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड, इस पॉइंट के बाद में आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि नेपाल जो है वो अगर इस एफ पॉइंट के ऊपर 230 यूनिट देने के लिए तैयार है, किसकी, वीट की, और इंडिया कितनी यूनिट देने को तैयार है, 200 से भी कम। तो इंडिया लेस देन 200 यूनिट दे रहा है और नेपाल इससे भी ज्यादा दे रहा है, तब भी हम उससे नहीं लेंगे क्योंकि हम सेटिस्फाई हो गए हैं 200 के ऊपर। क्लियर। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है पोर्शन ये वाला, ये बता रहा है कि इंडिया कम राइस देगा और इंडिया को ज्यादा वीट मिल रहा है, तो भी इंडिया लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 200 यूनिट ऑफ राइस और 200 यूनिट ऑफ वीट पे ही अपना इक्विलिब्रियम बता रहे हैं। तो ट्रेड पॉसिबल कहां तक होगा, जहां पे आपका 1:1 रेशियो है। तो 200:200 कहां पे हो रहा है, ई पॉइंट के ऊपर। तो इस ई पॉइंट के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, इस पॉइंट से आगे हम लोग नहीं जाएंगे। ये आपका ई पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर। सो यहां तक आपका पॉजिटिव है ये स्लोप, इससे आगे ये स्लोप नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हमें इसमें फायदा नहीं है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ई पॉइंट के ऊपर आपका क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। ओके। दूसरी बात हम क्या करेंगे, अब हम दोनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये जो आपका है इंडिया के लिए है, वैसे ही नेपाल का भी बन सकता है। तो नेपाल का जो बनेगा उसमें राइस इधर आ जाएगा, वीट इधर आ जाएगा, तो वो इस तरह से यूं बन जाएगा वो। क्लियर है। तो ये जो रेड वाला है ये नेपाल का डिमांड कर्व है, ऑफर कर्व है, और ये जो ब्लैक वाला है ये आपका इंडिया का ऑफर कर्व है। तो ये दोनों जहां पे टकराएंगे वहां पे आपका पॉइंट बन जाएगी। इसको नेक्स्ट स्लोप में देखिए, ये रहा। तो ये जो आपका इधर हमारा वीट हो गया, इधर राइस हो गया। ये जो आपका O1 वाला जो लाइन है ये इंडिया की ऑफर कर्व है, इंडिया कितना ऑफर कर रहा है, और ये जो O1 वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये नेपाल का ऑफर कर्व है कि नेपाल कितना ऑफर कर रहा है, कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर। जिस तरह से हमने इंडिया का निकाला वैसे ही नेपाल का भी निकल जाएगा। तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ये है। क्लियर। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो आपकी ON और OI जो है, OI एंड ON ये दोनों ऑफर कर्व हैं, और इस पे जो आपका E पॉइंट आया है, ये जो E पॉइंट जहां पे दोनों ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, E पॉइंट के ऊपर आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया जो है वो कितना राइस देने को तैयार है इस पॉइंट पे, OA, इतनी क्वांटिटी का राइस देने को तैयार है इंडिया, OA क्वांटिटी। और नेपाल आपका कितना वीट देने को तैयार है, OB क्वांटिटी। तो E पॉइंट के ऊपर OA क्वांटिटी राइस देने को तैयार है इंडिया, और OB क्वांटिटी ऑफ वीट कौन देने को तैयार है, नेपाल। जहां इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर दोनों कंट्री के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है। और ये जो आपकी जो लाइन है, ये वाली, ये जो आपकी लाइन है OE लाइन, OE लाइन को हम इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बोलेंगे। इस लाइन पे E से ऊपर जो है, E से आगे ये जो पॉइंट जा रहा है, E से आगे जो पॉइंट जा रहा है OE पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये आपकी इक्विलिब्रियम लाइन है। इसमें E पॉइंट से आगे जो भी आपका इंडिकेट हो रहा है वो दोनों का दोनों नुकसानदायक है। इस पॉइंट से आगे दोनों कंट्री बिल्कुल भी डील नहीं करेंगी, वो मैं आगे बताऊंगा इसमें क्या नुकसान होगा। तो अब ये जो पॉइंट इन दोनों कर्व के बीच में जो पॉइंट है वो भी डिसइक्विलिब्रियम है। देखिए ये जो आपका कर्व बन रहा है, ये वाला कर्व और ये वाला, इन दोनों कर्व के बीच में जो पॉइंट है ये सारे के सारे डिसइक्विलिब्रियम के हैं, सिर्फ E पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम बनेगा। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं E1 पॉइंट का। ये जो आपका E1 है, यहां पे डिसइक्विलिब्रियम कैसे है, देखिए इस पॉइंट के ऊपर इंडिया कितना राइस देने को तैयार है, A1 राइस देने को तैयार है इंडिया, बट नेपाल कितना वीट देने को तैयार है, N पॉइंट तक, A1N।
तो नेपाल दे रहा है A1N तक और इंडिया कितना दे रहा है A1 तक। और एक्चुअली में अगर बात करें एक्सेस मिल रहा है आपको तो A1N से लेकर के और आपको चाहिए कितना, इतना। तो इंडिया को तो इतना ही राइस चाहिए क्योंकि ये इंडिया का ही कर्व है। इसको दोबारा देखो आप, मैं ये कह रहा हूं कि इस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो इन इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो E पे आ गया है। तो ये जो E1 पॉइंट है, यहां पे आप देखो इक्विलिब्रियम कैसे नहीं है। इंडिया कितना राइस देने को तैयार है A1, और इस पॉइंट के ऊपर नेपाल ज्यादा वीट देने को तैयार है, वो कितना है A1N, और मिलना कितना चाहिए इंडिया को A1M तक, क्योंकि ये आपका ऑफर कर्व यहां तक है। तो A1N तक आपको मिल रहा है, मिलना कितना चाहिए A1M तक। तो ये जो बीच का एरिया है ये वाला, ये आपका क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ वीट बाय द नेपाल। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो आपका E1 है, यहां पर नेपाल कितना एक्सपोर्ट करने को तैयार है OB1। नेपाल कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यहां तक कर रहा है OB1 तक। क्लियर। और इस पॉइंट के ऊपर इंडिया कितना देने को तैयार है B1R तक, ये जो R यहां तक जा रहा है B1R तक, और देना कितना चाहिए था B1Q तक, इतना ही देना चाहिए था ना राइस बस। तो इंडिया कितना राइस देने को तैयार है B1R, देना कितना चाहिए था B1Q, ये वाला पार्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दैट इज QR इज द एक्स्ट्रा पार्ट। तो नेपाल जो है वो ज्यादा इंपोर्ट लेगा इंडिया से राइस के तौर पे। तो इन दोनों में डिसइक्विलिब्रियम है, कोई ज्यादा दे रहा है कोई ज्यादा ले रहा है, तो पॉइंट क्लियर नहीं है। वो पॉइंट कहां पे जाकर के क्लियर होगा, E के ऊपर। E के ऊपर आप जितना दे रहे हो उतना ही ले रहे हो, दोनों के दोनों पॉइंट बराबर होंगे। तो फाइनली दे विल रीच एट पॉइंट E on the equilibrium terms of trade line where excess offer of both the countries will wiped out। अब कोई किसी को एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, पूरा पूरा दे रहा है। अब E पॉइंट के बाद में ये जो आप कहोगे सर ये भी ज्यादा जा रही है ON और OI, ये जो आ रहे हैं ये क्या है, देखिए ये जो OE पॉइंट के बाद में जो कर्व आ रहा है इंडिया का, वो फाइनली जो है ना पैरेलल हो जाएगा X लाइन के ऊपर। ये जो आपकी इंडिया की ऑफर लाइन आ रही है, ये जल्दी जल्दी X लाइन के इक्वल हो जाएगी, और इधर ये घूमती घूमती Y लाइन के इक्वल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा डिमांड करोगे और ज्यादा इसमें डील करोगे, तो आप जितने में एक्सपोर्ट कर रहे हो उतने ही इक्वल हो जाएगा आपके डोमेस्टिक के प्राइस के ऊपर। तो आप जितना बाहर से मंगा रहे हो उतना ही आपको डोमेस्टिक आइटम पड़ जाएगी वो। तो इसका क्या मतलब हुआ, रीजन क्या हुआ कि अगर आप ज्यादा फॉरेन ट्रेड करोगे राइस को ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से, तो सप्लाई इंडिया की कम हो जाएगी, और जो राइस का प्राइस है राइस का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो नेपाल के एक्सपोर्ट प्राइस के इक्वली चला जाएगा। तो ज्यादा एक्सपोर्ट करने से आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्राइस के। तो इसलिए यहाँ पे नुकसान ही नुकसान है। तो ये आपका टोटली प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड का कर्व था। इस कर्व में E पॉइंट के ऊपर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, बाकी जो भी पॉइंट हैं इसके अंदर वो सारे के सारे डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट हैं। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इसको हम GS मिल के थ्रू भी निकाल सकते हैं और डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द क्रिटिसिज्म कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड मॉडल में प्रॉब्लम क्या है। पहला तो हमने सप्लाई साइड को इग्नोर किया है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसको देखा है, डिमांड को देखा है कि एक कंट्री के प्रोडक्ट की दूसरी कंट्री में क्या डिमांड है। हम लोग सप्लाई को बिल्कुल ही भूल गए, तो सप्लाई को इग्नोर किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि वेरिएशन इन इनकम, हम लोग ये एज्यूम करके चले थे कि इनकम लेवल जो है दोनों कंट्रीज का सेम है, बट ऐसा नहीं होता है। तीसरा, मल्टी कंट्री मल्टी कमोडिटी सिचुएशन को नहीं लिया हमने, 2:2 मॉडल लिया है, 2 कंट्री 2 गुड्स। तो हम 2 कंट्री से ज्यादा लेकर के नहीं चल सकते इसमें। और ट्रेडिंग कंट्री का साइज हमने इक्वल माना था अजम्पशन में, बट ऐसा नहीं होता है। अगर 2 कंट्रीज का साइज सेम नहीं हो
तो इसमें ये थ्योरी प्रूव नहीं हो पाएगी। और डोमेस्टिक डिमांड को हम लोगों ने निगलेक्ट किया है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ए और बी कंट्री को हम लेके चले थे कि ए कंट्री के प्रोडक्ट की बी कंट्री के अंदर क्या डिमांड है और बी कंट्री के प्रोडक्ट की ए कंट्री में क्या डिमांड है। बट हमने डोमेस्टिक डिमांड को इग्नोर कर दिया कि इंडिया के अंदर उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम तभी करते हैं ना जब अपने इंडिया की डिमांड पूरी हो जाती है। तो आप अपनी डिमांड को तो पूरा कर नहीं पा रहे हो, आप चले एक्सपोर्ट करने। तो हमने क्या किया, हम सरप्लस आइटम को ही एक्सपोर्ट करते हैं, बट हमने अपनी डोमेस्टिक डिमांड को तो देखा ही नहीं इसके अंदर। तो ये भी इसकी एक क्रिटिसिज्म है, इसका पॉइंट है। और कुछ अदर फैक्टर्स को भी हमने इग्नोर किया है, जैसे प्राइस लेवल में जो चेंज आ रहा है उसको इग्नोर किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या कंडीशन है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन कितनी हो रही है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये सब चीजें हमने इग्नोर की हैं इसके अंदर। और ये सिर्फ एक 2:2 मॉडल है और कुछ एजम्पशंस हमने लिए हैं, उसके बेस पे राइटर ने प्रूव किया है, बट इसके कुछ ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग this particular model. So thank you so much for listening. If you have any problem, please contact me.